Recording in progress. क्योंकि सबको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। अगर कोई किसी को कोई मसला तो वो भी बता सकता था कि हम शुरू कर सकें इसको। विजिबल है? हाँ जी विजिबल है। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पीछे जो हमने रिपोर्ट वाला काम दिया हुआ था उसको बनाते हुए आप लोगों को कोई मसला आया हो, वो आप लोगों ने डिस्कस करना है। क्योंकि इसके बाद फिर मैंने डिस्कस करना है कि मुझे क्या मसला आया आप लोगों का काम देखकर। तो पहले आप लोग बताओ कि रिपोर्ट बनाते हुए जब आप प्रोसेस से गुजर रहे थे तो आपको कोई मसला पेश आया इन टर्म्स ऑफ कोडिंग और इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, दोनों की जुमरे में। राजिया, आपका काम मैंने अभी देखा है क्योंकि आपने मुझे अभी सेंड किया। तो उसमें आपने इंटरप्रिटेशन लिखी है अपने हाइपोथेसिस की, फाइनल रिजल्ट क्या है उसका? नहीं, वो मैंने बोल के बता दिया। अगर कोई बंदा आपकी वीडियो ना देखे और वो आपको रिपोर्ट उसने सेंड की है पीडीएफ में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? और जो चीज सबके काम में मिसिंग थी वो ये थी कि मैंने कहा था कि मुकम्मल शुरू करना है काम, कि डेटा क्या है, कौन सा डेटा दिया, डेटा की इंफॉर्मेशन क्या है, वेरिएबल्स किस चीज को शो कर रहा है। लेकिन किसी ने उस पर कोई फोकस नहीं किया। और सिंपल मैंने कहा था कि मार्कडाउन में चीजें ऐड करनी है, हेडिंग लिखनी है, आगे दो तीन और बातें लिखो, इंटरप्रिटेशन लिखो कि यहाँ से ये चीज पता चली, यहाँ से ये चीज पता चली। वो ज्यादातर मुझे लगा कि आप लोगों ने एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया। तो जब हम फाइनल अपना काम कर रहे होते हैं प्रेजेंट, और मैंने रिपोर्ट बनाकर किसी को भेजनी है, तब दो फॉर्मेट में आपसे मांगी गई है। एक तो ये कि यार हिम्मत हार जाते हैं बहुत जल्दी आप लोग, एक काम दिया है वो नहीं हो रहा तो यार छोड़ दो कि यार ये नहीं हो रहा, बस खत्म हो गई बात। उसके 10 तरीके हो सकते हैं, आपने दो तरीके एक्सप्लोर किए हैं, बाकी 8 तरीके तो रह गए पीछे। हिम्मत हार जाने वालों के साथ कोई भी खड़ा नहीं रहता, ना आप खुद खड़े रहते हो अपने साथ। टाइम लगाओ, सोल्यूशन निकालो। इसी को कहते हैं कि हमने क्या किया, डीबगिंग की है, ट्रबल शूटिंग की है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये काम मुश्किल होता है शुरू में जब आप लोग वीएस कोड चला रहे होते हो, कि अपना काम जो जुपिटर नोटबुक की फाइल है IPYNB उसको PDF में कन्वर्ट करना। इट रिक्वायर्स अनदर एडिशनल लाइब्रेरीज। एक्सपोर्ट के बटन दबाते हैं वो कहता है यार लेटेक्स नहीं है, फिर वो कहता है कि यार ये वाली चीज भी नहीं है। कभी वो दोनों डाउनलोड करने के बावजूद भी नहीं होता। उसके और भी तरीके हैं। HTML में सेव करके उसको खोलो, क्रोम पे जाकर उसको प्रिंट करो, प्रिंट करने से वो PDF में सेव हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका है उनमें से। मुझे अभी तक सीरियसनेस जो है वो किसी में भी नजर नहीं आ रही। मैंने अपना पार्ट प्ले करना है, और मैंने आप लोगों की जो, आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर देते हो हमेशा ही कि मैं इस चीज को ना लेकर चलूं, यहीं पर रोक दूं, आप लोगों की तरह ही बिहेव करूं कि ठीक है ये काम हो गया, नहीं हो गया चलो ठीक है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता। आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मेरी वजह से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, सो इट्स अ टू वे, सिर्फ वन वे नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आज ही हम इसको बंद कर देंगे, हम आगे लेकर नहीं चलेंगे। मैंने पहले भी कहा था कुछ दिनों पहले कि आज का काम आज ही करना है, आगे नहीं लेकर जाना।
लेकिन मुझे लगता है कि मुस्तकिल तौर पे एक बात मुझे कोई काफी दफा जो है ना वो लूप चलाना पड़ेगा ताकि वो चलती रहे बात। आई एम रियली सीरियस इस हवाले से कि अगर आप लोगों ने सीरियसनेस शो नहीं की तो हम इसको यहीं पर बंद कर देंगे और उसको आगे लेकर नहीं चलेंगे। अभी तो एंड पर मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट सोचा हुआ आप लोगों के लिए कि वो करोगे आप लोग, उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे, सीवी में लिखोगे कि हमने ये वाला काम किया था, उसको लाइव करोगे, ऐप बनाओगे उसकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है अभी, क्योंकि हमें हिम्मत ही नहीं है। खुद को मोटिवेट आप लोगों ने भी करना है, सिर्फ कोई दूसरा बंदा बाहर से आकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद को ना समझाओ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम आवाज जो होती है वो आपके अंदर की होती है, आपकी जमीर की होती है। आइंदा के बाद से जिसका भी काम मुझे लगा कि उसने नॉन सीरियस वे में किया है, मैंने चेक नहीं करना, ना मैंने उसके ऊपर फीडबैक देना। और जो साथ चलेगा ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं चलना चाहता वो छोड़ के जा सकता है, उसके भी कोई मसले वाली बात नहीं। बट अगर आप लोग यहाँ पर हो तो कमिटमेंट शो करो। एनीवेज, रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो उसके दो या तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहली बात ये है उस दिन मैंने डिस्कस किया था, मैंने फिलहाल कोई रिपोर्ट का सैंपल आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करना, बाद में देखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 दफा आपको सैंपल दिखा दिया होगा कि रिपोर्ट शुरू कैसे करनी है। रिपोर्ट में आप क्या कर रहे हो, डेटा कौन सा है, फिर आगे लेकर चलते हो अपने जितने भी कोड आपने लिखे हैं एक्सेट्रा। दूसरी बात, जब प्रेजेंटिंग की बात आती है तो प्रेजेंट करते हुए ये नहीं बताते कि अच्छा मैंने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी। जब आप ये ना बताओ कि मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट क्यों की है, मैंने पांडा इंपोर्ट कर लिया, मैंने मैटप्लोलिब कर लिया, सीबोर्न इंपोर्ट कर लिया, अब हम आगे चलते हैं, क्यों किया वो बताओ। ये किया ये नहीं बताना, मैंने ये काम किया वो मुझे दिख रहा है, बट क्यों किया वो बताना। आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को, स्टेटिस्टिक्स उसके क्यों चेक किए, उसको चेक किए बगैर क्यों गुजारा नहीं था आप लोगों का, वो बताना था। ये नहीं था कि अच्छा ये स्टेप मैंने किया, ये स्टेप मैंने किया, ये स्टेप मैंने किया। इस तरह रिपोर्टिंग नहीं होती। आप किसी कंपनी में जाके उनको, वो आपसे कहेंगे भाई ये रिपोर्ट बना के हमें प्रेजेंट करो, आप उन जगह अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पहला सवाल ये है कि क्यों ये किया आपने। और ये तो बहुत सारे और मेथड भी हैं इसके साथ लग सकते थे, वो आपने क्यों नहीं किया। ग्रुप बाय का मेथड इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, वैल्यू काउंट का किसी ने नहीं किया, यूनिक का किसी ने नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। डिस्क्राइब का क्यों कब इस्तेमाल किया, बार प्लॉट ही क्यों बनाया, स्कैटर क्यों नहीं बनाया। तो जब जो चीज बनाई है उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए कि मैंने ये चीज बनाई थी, कहानी होनी चाहिए पूरी कि एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बात शुरू हुई, यहाँ पर लेकर चले गए, ये हमने किया, बात खत्म हो गई। कहानी सुनाना होती है हमेशा। अगर आप कहानी नहीं सुना सकते तो फिर आपकी रिपोर्टिंग का कोई फायदा नहीं। और कहानी ही मैटर करती है इवेंचुअली। जब भी आप कोई ऐड देखो जो आपको क्लिक करता है, वो ऐड आपके जहन में बैठ जाता है, उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। वो शान वालों का ऐड ऐड था कि भाई अम्मी की याद आ रही है, वो बिरयानी बनाने चला गया था उसको भाई, वो हमें क्यों हमारे जहन में बैठी हुई है। उस पर इतने मीम्स भी बने थे, क्यों बने थे, क्यों उसके पीछे एक पूरी लॉजिक थी, एक कहानी थी, और वो हमारे जहन में जो है वो बैठ चुकी हुई। सो बेसिक रूल है रिपोर्टिंग का और राइटिंग का, कहानी बनानी है, एक पॉइंट शुरू करके एंड तक लेकर जाओ, और वो जो एंड है वो पहले चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिसर्च राइटिंग की हुई है, उनको पता है कि थीसिस कैसे लिखते हैं, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। उनको ये बात पता है कि आपकी जो राइटिंग है उसमें हर एक ही चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। उसमें आप कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट से नहीं उठा देते, शुरू जहां से कर रहे हो अगला पॉइंट कहीं और शुरू कर दिया, तीसरा पैराग्राफ कोई और चीज बता रहा है। उसमें भी एक सीक्वेंस होता है।
कोई ड्रामा देखते हो आप लोग? कोई सीरीज देख लेते हो? कोई मूवी देख लेते हो? वो क्यों अच्छी लगती है आप लोगों को? क्योंकि आपको कहानी समझ में आ रही होती है। सो कीप दैट इन माइंड कि कहानी बनानी है। रिपोर्टिंग इज अनदर नेम ऑफ कहानी सुनाना। कहानी जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी वो उठ के चला जाएगा, क्या ये रिपोर्ट तो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो दोबारा से लिखो, दोबारा से करो। सो दिस इज द पॉइंट। पहला आप लोगों ने काम किया, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इस किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आई वांट कि आप लोग पहले ही इतना प्रोफेशनल रिपोर्ट मुझे बना कर दो, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की, जिसमें कोई मसला ना हो। मैंने ये आप लोगों से डिमांड नहीं किया, लेकिन सिर्फ इतना सा डिमांड किया, जो बताया गया एटलीस्ट उसको आप रिटेन तो करो। जो आप बताया जाता है उसको रिटेन नहीं करते और खुद से उसको बुलाकर चीजें करना शुरू कर देते हैं। शुरू करना, बट उन चीजों को बताकर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसका मतलब है कि आप लोग अटेंटिवली सुन रहे थे, आप लोग अटेंटिव हो पिछले 18 दिनों से। हो सकता है कि मैं दरमियान में किसी दिन कोई डेटा लेकर मिलकर आप लोगों के साथ रिपोर्ट बनाऊं, बट इट्स नॉट टेंजिबल। फिलहाल हम इसको नहीं कह रहे कि होगा वाकई में, क्योंकि जितना आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर चुके हुए हो, फिलहाल ये मेरा जो फैसला था उसको मैंने फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। वो विल सी किसके साथ क्या करना। आज से हमने शुरू करना है कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है, क्योंकि अभी हमने स्टैटिस्टिक के पार्ट देखे थे कि एक डिस्क्रिप्टिव होता है और एक इन्फ्लुएंशियल होता है। डिस्क्रिप्टिव में हम सब कुछ चीजें देख चुके हुए हैं सो फार, उसको अप्लाई करना भी हमने देख लिया हुआ है कि किस तरीके से अप्लाई करना। नाउ कम्स इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल में दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है पैरामीटर एस्टिमेशन और एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। डिस्क्रिप्टिव में कितने पार्ट थे, एनीबॉडी? वो आवाज आ रही है मेरी कि मैंने इधर उधर ही बोलने के लिए होगा? पहले ये बताओ, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, लेकिन मुझे भी मेरे जहन में नहीं है। ओके। किसी को याद है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर कितने पार्ट थे? एक सेंट्रल टेंडेंसी था, दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन था। स्टैंडर्ड डिविएशन तो नहीं, उसे कहेंगे डिस्पर्शन। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा था मेजर ऑफ डिस्पर्शन और तीसरा था मेजर ऑफ शेप। और इन्फ्लुएंशियल में अब दो पार्ट है, एक पैरामीट्रिक एस्टिमेशन है और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। पैरामीटर एस्टिमेशन क्या होता है, इसकी एग्जांपल है। व्हाट्सएप का ग्रुप तो हर एक बंदे का बना हुआ है, हर फैमिली का बना होता है। और यूजुअली ऐसा होता है कि ननिहाल वालों का अलग ग्रुप होता है, ददियाल वालों का अलग ग्रुप होता है, लेकिन इस केस में हम ये अस्यूम करते हैं कि दोनों का एक ही ग्रुप है, इसमें 500 लोग हैं। और आपने उनमें से कहा है कि भाई, आपने एक सवाल किया है कि मुझे सब अपनी हाइट बताएं। और ग्रुप ये वाला जो होता है फैमिली वाला, वो अक्सर औकात म्यूट म्यूट किया होता है लोगों ने। तो 200 लोग जो थे उनमें से फिर भी आप 300 लोगों ने नहीं देखा और 200 लोगों ने आपको उसका जवाब दे दिया। तो 200 लोगों ने आपको जवाब दिया तो आपने क्या किया, उसका हिस्टोग्राम बना लिया और हिस्टोग्राम बनाकर ये बिनिंग्स आपने कर ली थी। बिनिंग्स से मुराद है कि अच्छा इतने वाले इसमें चले गए, इतने वाले इसमें चले गए, क्लास डिफाइन कर दी। और वो करने के बाद आपने कहा कि भाई एवरेज हाइट जो है मेरी फैमिली की वो 5.8 फीट है। 200 लोगों ने आपको दिया था और टोटल फैमिली में आपके 500 लोग हैं। उसकी बुनियाद पे हमने कह दिया कि जो मेरी फैमिली उसकी हाइट 5.8 फीट है। अब फॉर एग्जांपल कोई मुझे जैसा बंदा हो जो कि इस तरह के ग्रुप्स वीकेंड्स पे देखता है, वीकेंड पे उसने देखा और उसने कहा चलो मैं भी दे देता हूँ अपनी हाइट, उसने दे दी है। तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरी हाइट जो है वो 5.8 ही होगी?
बेहतर तो ये है ना यहाँ पर देखने से कि ये वाला जो आपको इंटरवल नजर आ रहा है, ज्यादातर चांसेस है इस ग्रुप में फॉल करने के। कोई भी नया बंदा अब आपको हाइट देगा तो आपको यहाँ से इंस्टाग्राम को देखकर लग रहा है कि ये वाला हिस्सा जो इंटरवल में नजर आ रहा है 5.25 से लेकर 6 तक, यहाँ पर गिरने के चांसेस, यहाँ पर सैंपल डेटा गिरने के चांसेस, ये कोई नई वैल्यू, कोई नया बंदा अपना डेटा देता है तो यहाँ पर गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एवरेज जो है वो ये ज्यादा यहीं पे शो हो रही है। अब यहाँ पे हमने दो बातें कर ली। एक हमने एक इंटरवल की एस्टिमेशन कर ली है, एक हमने यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन कर ली। एस्टिमेट बताया यानी कि हमने अंदाजा बताया। जब मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया कि भाई एवरेज 5.8 है तो वो पॉइंट एस्टिमेशन है, लेकिन जब मैंने एक इंटरवल डिफाइन कर दिया उसका मतलब है वो इंटरवल एस्टिमेशन। और दोनों ही, अच्छा मुझे अब ये बताओ कि इन दोनों में से नेक्स्ट टाइम एक और बंदा आपको देता है अपनी हाइट, उसका 5.8 पॉइंट एस्टिमेशन के करीब होना ज्यादा चांसेस हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन के करीब होने के ज्यादा चांसेस हैं? हाथ खड़ा कर लेना पहले आप लोग, या जी मैं होना। जो वो हाइट देगा वो इंटरवल ऑफ एस्टिमेशन में से होना जो है वो ज्यादा प्रोबेबल है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। लेकिन बात फिर से वही आ जाती है कि क्या आप 100% श्योर हो कि हो सकता है इस इंटरवल से बाहर आ जाए, हो सकता है इस इंटरवल के अंदर आए, तो क्या श्योरिटी है आपको? वो श्योरिटी लेने के लिए हम क्या करते प्रोबेबल। हैं, या हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक वर्ड एक डिफाइन करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी का ही आता है जहन, बिल्कुल। हम प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन करते हैं। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है जिसके अंदर हम एस्टिमेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूला को, बहुत आसान फॉर्मूला है लेकिन इतना ज्यादा फिलहाल इसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। आपने ये डिफाइन करना होता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, आप कितने परसेंट श्योर होना चाहते हो। 90% श्योर होना चाहते हो, 95% श्योर होना चाहते हो, कि 99% श्योर होना चाहते हो। उसी वाले से ये जी की वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये कहाँ से आती है फिलहाल हमारे से कोई सरोकार नहीं है। वो यहाँ पर डालते हैं, और फिर सैंपल की वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन वो डाल के कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। लेकिन जो शुरू पॉइंट है वो ये है कि हमें कॉन्फिडेंस कितना चाहिए, 90%, 95% और 99%, देन इट विल बी कि अच्छा मुझे लेट्स से 90% कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसकी वैल्यू की 1.645, वो मैंने यहाँ पे प्लग इन की, इसमें सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन डाला, नंबर हमारे पास कितना थे, सैंपल का साइज था 200 था, ठीक है, जिसका हमें डेटा मिला हुआ था। पॉइंट एस्टिमेशन यहाँ पे क्योंकि हम एवरेज की बात करें तो ये हमारे पास सैंपल का मीन है, तो कुछ इस तरह की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। यानी कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा हो गया 5.26 से लेकर 6.34 फुट तक, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि अच्छा अब कोई भी अगला वैल्यू आएगा, कोई भी अगला 100 साल बाद कोई बंदा उठकर हमें अपनी वैल्यू बता देगा कि अच्छा मेरी हाइट ये थी, तो हम 90% श्योर हैं कि वो इसी इंटरवल में फॉल करेगी। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? यू कैन गिव साइन, थम्स अप, थम्स डाउन, एनीथिंग। सबके जब मिलेंगे तो हम आगे चलेंगे। दैट्स गुड। सो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है कि अगर हम n को बढ़ा देते हैं, if what if more than half of our relatives and their heights then the confidence interval, n को बढ़ा देंगे तो क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या असर पड़ेगा? कोई बताना चाहे? n को बढ़ाना है तो इंटरवल पे क्या फर्क पड़ेगा? एन को बढ़ाने से ये जी स्टेरिक ये वाली टर्म थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वो डिवीजन में है।
तो या उसके बाद उसके उसके बाद बाद ये ओवरऑल मेरे से ये प्लस श्रिंक हो जाएगा ये ओवरऑल, श्रिंक। राइट? क्योंकि हाँ जब ये जी वाली ऐसे टर्म ही। श्रिंक हो रही है, प्लस माइनस करने से ओ, ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी श्रिंक होगा थोड़ा सा, राइट? ठीक है। अगर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस शो करना है, मैं कहूँ कि भाई 90 से मेरा काम नहीं चल रहा, 99 से काम चलेगा, इंटरवल का क्या बनेगा फिर? मेमोना के अलावा कोई आंसर देना चाहे? अब मैंने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेकर आना है, तो मेरा इंटरवल पे क्या असर पड़ेगा? बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? राजिया? शायद बड़ा हो जाए इंटरवल। बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम 99% जब कॉन्फिडेंस इंटरवल लेकर आएंगे तो हम अपना इंटरवल इतना बड़ा कर लेंगे कि 99% चांस ही होगा कि उसी में आएगा, लेकिन उसका फायदा नहीं होता कोई। किसी किसी सिचुएशन में होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैं कह दूं कि भाई ये मेरा मिनिमम वैल्यू, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और मैं 99% श्योर होना, तो मैं कह दूं जी 4.75 से लेकर 6.25 तक का मेरा इंटरवल है, यानी कि बात ही मैंने खत्म कर दी, और इसका कोई फायदा भी नहीं है। मैं अब 99% श्योर हूं कि मेरी वैल्यू 4.75 से लेकर 6.25 के अंदर आ रही है, बट ये इंटरवल ही मैंने इतना बड़ा कर लिया है कि मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये देखो कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल कौन सा लेकर आना। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि 90% या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज रियली इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स में। हर रिसर्च में स्टेटिस्टिक इस्तेमाल होती है, और आपको पता होगा कि हर जगह 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात होती है। 90% भी होता है, 99% भी होता है। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर केस स्टडी। इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो अभी आप लोगों का भी ये हाल है कि नहीं है, ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद? आई थिंक 50% कह सकते हैं। ओके। देन कम्स अनदर, जो हमने कहा था कि इन्फ्रेंशियल के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है पैरामीट्रिक एस्टिमेशन और एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। मैं इसका रैंडम सी अगर मैं जुबान में इसको बोलूं, आपने एक लाइन बोली है, उसको टेस्ट करना है कि वो सही है या गलत है। जैसे मैंने लाइन बोली है कि राजिया का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये बात सही भी हो सकती है, बात गलत भी हो सकती है। फाइनल। हाँ जी, और राजी ने मुझे सबूत दे दिया कि कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरा हाइपोथेसिस था वो गलत साबित हो गया। राजिया ने मुझे सबूत दे दिया वैलिड कि मेरा माइक्रोफोन काम कर रहा है, तो मेरा हाइपोथेसिस कैंसिल हो गया, जो भी इसको कहेंगे। ये बहुत इस तरह की चीजें होती हैं। तो मैंने इस पर ये असल मैंने वर्कशॉप के लिए प्रेजेंट किया था काम, तो आ, सारी मैंने आपको डिटेल्स नहीं इसकी बतानी, हम मोटी मोटी बातों पे चले जाते हैं। आह, हम्म, ओके, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बात ही सारी रिसर्च की हाइपोथेसिस से शुरू होती है। आपने कोई चीज सोची, फिर आप ढूंढने निकल गए कि यार ये जो मैंने चीज सोची है वो सही है या गलत है। क्योंकि सारा का सारा जो निजाम है ना नेचर का, वो इसी तरीके से चलता है। आपने एक बात सोची होती है, उसके हक में कुछ आते हैं हमारे पास चीजें, तो हम उस चीज को मान लेते हैं। उसके खिलाफ आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अच्छा ये चीज नहीं है। सर्दियों में बर्फबारी होती है पंजाब में, यह हाइपोथेसिस है मेरा।
मैंने क्या किया, मैंने डेटा लिया पिछले हमारी सर्दियां शुरू हो जाती हैं भाई, नवंबर से शुरू होती हैं सही वाली। नवंबर से लेकर मैंने फरवरी तक का डेटा लिया, पिछले 10 साल का ले लिया अलग से। फिर मैंने उसको टेस्ट किया कि बर्फबारी हुई है पंजाब के किसी भी एरिया में। सब डेटा ने कहा कि नहीं हुई। तो मैंने फिर कहा जो मेरा हाइपोथेसिस था वो गलत साबित हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अपने कान दिमाग आंखें सब कुछ खोल लो आप लोग, सिवाय मुंह के, मुंह बंद ही रखना। क्योंकि फिर कोई खाने वाली चीज सामने पड़ी होगी तो लोग समझेंगे कि आपका दिल चाह रहा है खाने को। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि आपके पास दुनिया में सब चीजें बिल्कुल सही सलामत चल रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ना ब्लू रेड से डिफरेंट है, ना येलो ब्लैक से डिफरेंट है, ना 1 2 के डिफरेंट है, कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल इक्वल दुनिया चल रही है, कोई मसले वाली बात ही नहीं। तो वो होता है नल हाइपोथेसिस में, कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ सेम है। बट ऑन दी अदर हैंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, डिफरेंस है। की पॉइंट यहाँ पर क्या है, टिप जो है याद करने की, अक्सर बार ये कहता है कि हमने जो सोचा हाइपोथेसिस, क्या वो नल है कि वो ऑल्टरनेटिव है। जो हम टेस्ट करना चाहते हैं हाइपोथेसिस, वो हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, उसके पीछे एक वजह है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएंगी आपको। फाइजर में और साइनोवैक में डिफरेंस है, क्योंकि बाहर के मुल्क वाले लोग कहते हैं कि फाइजर लगवा कर आओ जी, साइनोवैक लगवाइए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइजर लगवाओगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे। हमने ये फिर ये सोचा, ये वाला लाइन सुनकर कि यार फाइजर में और साइनोवैक में डिफरेंस है, वो हमारा हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि हमने वो टेस्ट करना है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ये बता रहा है डेटा। 1 पे लिखा हुआ है कि जो भी आपने जब कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट पर काम करना है तो आपके पास होना चाहिए डेटा। डेटा के साथ आपके पास होना चाहिए एक नल हाइपोथेसिस, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो आप स्टेटिस्टिकल टेस्ट को दोगे, वो आपको कहेगा कि हाँ ये बात सही है और ये बात गलत है। जैसे मैंने अभी कहा कि राजिया का माइक्रोफोन नहीं काम करा, वो था ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस राजिया क्या है? कि मेरा माइक्रोफोन काम कर रहा है। या एग्जैक्टली कि मेरा माइक्रोफोन काम कर रहा है। हम डेटा लेंगे यहाँ से, डेटा हमने लिया राजिया की ऑडियो, राजिया का रिस्पॉन्स टाइम, वो हमने स्टेटिस्टिकल टेस्ट में डाल दिया, वहां से हमें मिल गया यस और नो। अब जो यस और नो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस और नो हमें किस बारे में बता रहा है। यस और नो नल हाइपोथेसिस के बारे में बता रहा है, यस और नो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बता रहा है, किसके बारे में हमें बात बता रहा है। उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मेरे पास 3 है, अ, तीन है मेरे पास अब वैक्सीन्स, एक साइनोवैक है, एक साइनोफार्म है और एक मॉडर्ना है। ठीक है, मैंने कह दिया कि भाई जो ये है ना साइनोवैक, साइनोफार्म और मॉडर्ना, ये तीनों डिफरेंट है अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो ये मेरा हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हो गया कि ये तीनों डिफरेंट नहीं है। ठीक है, नल हो गया कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑल्टरनेटिव हो गया भाई कि इसके अंदर ये डिफरेंट है। लेकिन हो सकता है नमूना कहे कि अच्छा अगर मैं ये टेस्ट करूं कि फाइजर और मॉडर्ना सेम है लेकिन साइनोवैक डिफरेंट है, ये एक और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस निकल आएगा। दानिया कहे कि नहीं मैंने ये टेस्ट करना है कि सी और ई सेम है, डी डिफरेंट है। राजे कहे कि नहीं मैंने ये चेक करना है कि ई और डी सेम है, सी डिफरेंट है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेशुमार निकाले जा सकते हैं, पर नल हाइपोथेसिस सिर्फ एक ही होगा, बेस हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेशुमार निकाले जा सकते हैं, पर नल हाइपोथेसिस सिर्फ एक ही होगा जो कि बेस हाइपोथेसिस कहलाता है। इसीलिए जब हम कहते हैं रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस या फेल टू रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस, तो हम सिर्फ नल हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम ऑल्टरनेटिव की बात नहीं करते। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि मैंने अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया,
इसका मतलब होगा कि जितने भी सारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एग्जिस्ट कर सकते थे वो मैंने सारी रिजेक्ट कर दी, जबकि मेरे पास इतना सबूत ही नहीं है। कभी भी किसी भी पॉइंट पर चाहे मेरे पास जितना मर्जी डेटा हो, आई कांट से कि भाई मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। आई विल ओनली से कि मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा होता है कि फेल टू रिजेक्ट। मुझे इस जगह पर समझ नहीं आई, मतलब पहले हम नल वाले को रिजेक्ट करेंगे तो फिर ही हम कहेंगे ना कि हमने अगलों को जो है अल्टरनेटिव उसको रिजेक्ट नहीं किया, या फिर हम रिजेक्ट किए बगैर उसको ये बात कह रहे हैं। अच्छा जब मैंने ये कहा कि फाइजर में और साइनोवैग में डिफरेंस नहीं है नल हाइपोथेसिस में, ऑल्टरनेटिव में कहा कि डिफरेंस है, अभी हम पहली वाली लाइन को देख रहे हैं, नीचे लाइन को नहीं देख रहे। मेरा जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक मैंने कहा है कि मैंने अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। जब इसको रिजेक्ट कर दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्वियसली जब मैंने रिजेक्ट कर दिया तो हमने ये वाली बात हमें सही साबित करनी, सही माननी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? जी, जब ये मैं वाली बात समझ आ रही है। आपने कहा था ना कि अगर हम ये कह दें कि नल को हमने रिजेक्ट कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते हमने अल्टरनेटिव वाले को सबको रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब मुझे जो समझ आई थी वो ये था कि अगर हम नल को जो है वो रिजेक्ट करते हैं किसी एक को, तो दूसरा हमारा जो है वो हमें उसके ऊपर उसको मानना पड़ता है कि ये वाली चीज होगी, अगर वो नहीं है तो ये सेकंड वाला होगा। नो नो ऐसे ही है। नो नो ओके। ऑल्टरनेटिव में इसीलिए तो हम ये वाली बात नहीं करते। ऑल्टरनेटिव के बारे में हम कुछ कह ही नहीं रहे कि हमने उसको एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया। हम ऑल्टरनेटिव के बारे में, जो मुझे ये पीछे टेस्ट मैंने दिखाया था, कहाँ गया भाई, ये जो टेस्ट वाली मशीन है, ये मुझे यस और नो सिर्फ हाइपोथेसिस जो नल है उसके बारे में बताएगी कि हाँ भाई रिजेक्ट हो गया या फेल टू रिजेक्ट हो गया। वी कांट से कि एक्सेप्ट हो गया। रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट, ये चीज अक्सर बार ऐसी होती है कि किसी के बताने से कभी कभी समझ नहीं आती। आपको खुद अपने आप को कभी कभी ना बात थोड़ी सी अपने वर्डिंग में समझानी पड़ती है। मुझे भी जब मैंने ये स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि भाई नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो क्यों है और हम सिर्फ नल हाइपोथेसिस को क्यों रिजेक्ट कर रहे होते हैं या फेल टू रिजेक्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव को क्या कसूर है, हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं जब हम टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यार हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख लें। अगर हमने इसको फेल टू रिजेक्ट कर दिए तो हम ये कि हमारे पास एविडेंस नहीं थी। इसकी मजीद एग्जांपल एक दो स्लाइड्स में आती है ताकि आपको मजीद अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ गई हैं कि नल हाइपोथेसिस के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, ये वाली बात समझ में आ गई ना जो यहाँ पे मैंने अभी की थी कि ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हमने ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया। हम ये कहते हैं कि या तो उसको रिजेक्ट करो या इसको फेल टू रिजेक्ट करो। ये समझ में आएगी कि नहीं आई आ गई है। बाकी दोनों को? लेकिन हमेशा हम पहले नल हाइपोथेसिस को ही देखते हैं ना, और उसके रिजेक्शन के बाद ही ऑल्टरनेटिव पे आते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये आप लोग इस तरह करो, इसका तस्वीर खींच लो अपने फोन से। तो या आप मुझे बाद में बताना है कि इसमें से नल क्या है और ऑल्टरनेटिव क्या है। जब तस्वीर खींच लो तो मुझे बता देना, मतलब थम्स अप कर देना। ओके, इसकी भी खींच लो। ओके ठीक है।
अब आते हैं हम पी वैल्यूज के ऊपर। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था और अभी हम बात जो करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, वो दोनों बिल्कुल खाली हैं जब तक हम पी वैल्यूज की बात नहीं करते। अक्सर औकात पी वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी वैल्यू समझा जाता है, बट ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू, दिस इज अ पी वैल्यू सिर्फ। अब पी वैल्यू की हमें क्यों जरूरत महसूस होती है? पी वैल्यू की जरूरत इसलिए महसूस होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि यार ये एक वैक्सीन बनाई है, दूसरी मैंने दूसरी वैक्सीन बनाई है, एक का नाम मैंने सी रख दिया, एक का नाम डी रख दिया। सी को जब हमने इस्तेमाल किया तो उसमें से 73 लोग दुरुस्त हो गए हैं, 125 लोग नहीं दुरुस्त हुए। ऑन द अदर हैंड 59 जो है वो सही, यहाँ पर सही हो गया, 131 नहीं सही हुआ। तो आप लोगों को यहाँ पर देखकर कौन सा लग रहा है, कौन सा यहाँ पर दवाई सही काम कर रही है, सी या डी? सी। बाकी सी, क्योंकि इसमें कम जो है जो क्योर्ड नहीं है और ज्यादा क्योर्ड है जबकि उसमें। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, सी है। सी इज अ विनर हियर। परसेंटेज भी निकाला 37% इसका रेशो आता है क्योर रेट और 31% इसका क्योर रेट आता है, यानी कि ये विनर है सी। पर इस बात की क्या गारंटी है कि यार जो ये डेटा लिया है हमने, ये हमने सी में सारा जवान लोगों को लगा दिया और डी में हमने सारे बुढ़े लोगों को लगा दिया जिनका इम्यून सिस्टम खराब होता है? क्योंकि जब आप कोई टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हर एक पॉसिबिलिटी आपके जहन में घूम रही होती है। क्या ये डेटा ऑथेंटिक है, क्या ये बात सही है, पीछे से क्या लिंक बना, रिलायबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है। तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए हम पी वैल्यू को मद्देनजर रखते हैं कि अच्छा भाई ये टेस्ट करने के लिए कि यार डेटा मुकम्मल तौर पर रैंडम था, पी वैल्यू जो है उसको लेकर आता है। पी वैल्यू क्या बताता है? पी वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि आप क्वांटिफाई कर देते हो ये कॉन्फिडेंस को, कि भाई मेरा जो सी वाला जो मैंने डेटा लिया है या डी वाला डेटा लिया है, उसके पीछे कोई बाइसनेस नहीं थी। वो बताने के लिए कि हाँ आपने बिल्कुल सही काम किया है, पी वैल्यू से उसका मतलब है। अब जो पी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की तरह ये भी 0 और 1 के दरमियान में होता है, बट अगेन पी वैल्यू इज नॉट प्रोबेबिलिटी। ये क्या करता है? क्वांटिफाई कर देता है आपके कॉन्फिडेंस को कि क्या सी और डी की तरह में डिफरेंस था या नहीं था। अगर मैं इसको इस तरह नंबर लाइन बना के देखूं तो 0 के करीब का मतलब है कि डिफरेंस है दोनों के अंदर, यानी कि सी की जो रिजल्ट है, सी का जो ये वही वाली दवाई होगी है। अक्सर वक्त बुखार की दो दवाइयां होती है ना हमारे पास, एक पैनाडोल होगी, दूसरा ब्रूफन होगी। अक्सर वक्त लोग जो है पैनाडोल को प्रेफर करते हैं कि भाई ये ज्यादा सही है बुखार के लिए। वैसे तो बुखार की दवाइयाँ दोनों नहीं है, ये दर्द की दवाइयाँ हैं। और जो ब्रूफन है वो सही काम नहीं कर रही, लेट्स से आपने कह दिया कि जो 0 की तरफ जा रहा है उसका मतलब है कि वो दोनों में डिफरेंस है, जो 1 की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो डिफरेंट नहीं है। नाउ कम्स अनदर क्वेश्चन कि कितना 0 के करीब जाने से हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंट है? कोई यहाँ पर लिमिट है कि 0.5 ही दरमियान में हो, 0.5 से इधर हो तो हम कहें डिफरेंट है, 0.5 से उधर हो तो हम कहें नॉट डिफरेंट? 0.5 का क्या मतलब है? तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि किस पॉइंट पर जाकर हम ये कहेंगे कि डिफरेंट है दोनों आपस में। वो जो होता है ना वो अक्सर औकात अल्फा कहलाता है, इसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। अब मैंने मजीद बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली बैकग्राउंड में नहीं जाना, इसको अल्फा कहते हैं। यहाँ पर डिफाइन होता है कि यार वो 5% लेना है। जिस तरह हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की थी कि हमें 90% कॉन्फिडेंट होना है, तो वो जो 90 वाला है उसी को यहाँ पे हम एक किस्म का प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये 0.05 हमने लिया है थ्रेश होल्ड, ये अल्फा की वैल्यू है, यानी कि 0.05 होता है 5%। इसका मतलब है कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं अपने इस चीज के हवाले से। तो दोनों बातें जो है ना, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो मोर और लेस एक ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन बताने का तरीका मुख्तलिफ है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि 100 मेरे पास, मैंने 100 दफा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 100 में से 95 दफा सेम ही रिजल्ट आया और 5 दफा डिफरेंट रिजल्ट आया।
तो हम कहेंगे कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं, और ये कि पी वैल्यू जो है वो हमारी इधर 5% से कम फॉल कर रही है। इसका क्या एग्जांपल लेता है? मैं कह दूंगी यार ब्रूफन जो है वो अच्छी नहीं है, दर्द भगाने में पैराडोल अच्छी है, मैंने ये वाली बात की है। अब मैंने ये कह दिया कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ भाई अपने स्टडी पर कि ब्रूफन अच्छी नहीं है और पैराडोल अच्छी है। इसका क्या मतलब हो, जब मैंने ये कहा कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा जो अल्फा है वो 0.05 है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू मेरी 5% है, दोनों बातें सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि अगर सेम स्टडी कोई बंदा 100 दफा रिपीट करे तो 95 दफा सेम रिजल्ट आएगा जो मैंने निकाला, 5 दफा शायद मुख्तलिफ रिजल्ट आ जाए। ये बात समझ में आ गई सबको? जी। ओके गुड। तानिया? जी। ओके। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1% भी हो जाती है, 0.01 हो गया, उसका मतलब है कि 100 में से 99 दफा सेम रिजल्ट आएगा, एक दफा डिफरेंट रिजल्ट आएगा। और कभी कभी ये 10% पे पहुंच जाता है, इसका मतलब है 100 में से 90 दफा सेम है, 10 दफा डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने वो तीनों फेमस क्रिटिकल वैल्यूज आपको बता दी हैं। जो बहुत ज्यादा फेमस है वो 0.05 है, यानी कि 5% है। कुछ स्टडी में 0.1 को भी यूज किया जाता है, कुछ स्टडी में 0.01 को भी यूज किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 0.05 को यूज किया जाता है। बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब यहाँ पे जो हमने बात की थी नल हाइपोथेसिस को, उसको पी वैल्यू से किस तरह रिलेट हम कर सकते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस का जब रिजल्ट निकलता है तो वो पी वैल्यू को देखकर ही निकलता है। जैसे ये था अभी तक इस पेज पर जितनी भी बातें हमने सारी पढ़ी हुई है, कोई नई बात नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, पी वैल्यू क्या है, बस वो पहले लेटी हुई थी, यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकली कर दिया। अब क्या होगा, जब हमने हाइपोथेसिस की वजह से बात करनी है, तो जहां पर नॉट डिफरेंस है वहां पे आ गया फेल टू रिजेक्ट, और यहाँ पर डिफरेंस है वहां पे आ गया रिजेक्ट। ये तस्वीर है ना, हम अपने जहन में आपने नक्श कर लेनी है अच्छी तरीके से। 1 के करीब आ रहा है फेल टू रिजेक्ट, 0 के करीब आ रहा है रिजेक्ट। अब क्या हुआ, मैंने मेरे पास हाइपोथेसिस भी है, मेरे पास टेस्ट भी है। मैंने क्या किया, टेस्ट के अंदर डेटा डाला, मेरा पी वैल्यू आ गई। क्योंकि ऐसा ही होता है, हाइपोथेसिस बना लेते हो, डेटा ले लेते हो, टेस्ट लगाते हो, टेस्ट आपको पी वैल्यू देता है एक निकाल के। अब ये पी वैल्यू 0.24, ये कहाँ पे फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है इधर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर फॉल कर रही है, यानी कि इस वाले रेंज में फॉल कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, फेल टू रिजेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट द ड्रग सी इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रग डी। फेल टू रिजेक्ट है ना, ये हमने फेल टू रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट द ड्रग सी इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रग डी। यहां तक समझ में आई वाली बात? एनीबॉडी कोई सवाल है तो वो स्टेज पे पूछ सकता है। इफ ऑल क्लियर देन डू से थम्स अप। ये नल हाइपोथेसिस में तो हम कहते हैं ना कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे बात आई है कि हम श्योर नहीं है कि वो ड्रग से डिफरेंट है या नहीं, तो इससे नल हाइपोथेसिस कैसे रिजेक्ट होगी? नहीं रिजेक्ट नहीं हो रहा, ये कहाँ में वैल्यू आ रही है, 0.24 वैल्यू आ रही है इस रेंज में, 0.05 से लेकर इधर तक। अगर इस एरिया में वैल्यू फॉल करेगी, यानी कि 0.05 से बड़ी वैल्यू होगी टिल 1, तो हम कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट है, यानी कि रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो हमें नल हाइपोथेसिस के बारे में बात ही करनी है, देयर इज नो डिफरेंस। और हमने कहा देयर इज अ डिफरेंस, फेल टू रिजेक्ट है, तो हमारा अब ध्यान चला गया नल हाइपोथेसिस पे, और हमने कहा कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि ड्रग सी और ड्रग डी डिफरेंट है।
अगर एक चीज एकदम समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, आप यू कैन स्पेंड सम टाइम कि समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। अगली तस्वीर में अगर p वाली 0.03 है, रिजेक्ट है, रिजेक्ट की ज़माने में क्या आएगा? ये लेस है 0.0 क्रिटिकल वैल्यू से, तो इसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेट सोचेंगे। एग्जैक्टली, ऑल्टरनेटिव क्या आ गया? ऑल्टरनेटिव क्या? वी आर कॉन्फिडेंट दैट ड्रग सी इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रग डी। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। if it doesn't seem really convincing to you, तो आप अपनी कोई एग्जांपल निकाल कर उस पर ये काम कर सकते हो। ड्रग को छोड़ दो, कोई भी एग्जांपल जो आपको अच्छी लगती है वो निकाल कर उसके ऊपर ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। एक ये स्टेटमेंट है, जब पी वैल्यू ज्यादा आ रही है 0.05 से, जो थ्रेश होल्ड है, और एक ये स्टेटमेंट है जब पी वैल्यू कम आ रही है। तो दोनों को लिखो और फिर देखो कि हाँ मैंने जो दोनों बातें लिखी है वो मुझे समझ में आ रही है। जरूरी नहीं कि आपकी यही लाइन हो, वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, इट डजेंट मैटर कि आपकी ये लाइन है कि नहीं है। द थिंग दैट डज मैटर इज कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने रिजेक्ट करना है कि मैंने फेल टू रिजेक्ट करना है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये कंफ्यूजिंग हो सकती है किसी के लिए, मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैंने खुद लिखी है, समझ के लिखी है और मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। आपने इस जगह पर वो लिखना है जो आपको समझ में आता है। उर्दू में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, पंजाबी में लिखो, जिस मर्जी जबान में लिखो। तो ये आप लोगों का टास्क है। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कोई सा भी लेकर बहुत ही आसान सा अपनी डेली लाइफ में से कोई चीज उठाकर उस पर बात करनी है। एक दफा पी वैल्यू को ऊपर रख के देखो कि उसमें से आपने क्या अखज किए, एक दफा पी वैल्यू को नीचे रख के देखो उसमें से क्या अखज किए। ठीक है, ये काम करना है। और हमने जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिए हैं फिलहाल के लिए। सो वी शुड प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमें चीजें जो है वो समझ में आ गई है, चाहे वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है बट समझ में आ गए कि हाँ ये चीजें करनी होती। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह करेंगे विद सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट। क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेस्ट अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया कि कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। देयर आर लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, नॉर्मलिटी टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, होमोजेनिटी टेस्ट। सो वी नीड टू डिफाइन कि हमने कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है। लेकिन हर टेस्ट के अंदर टी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग सबके अंदर सेम है। सो अब इस तरह करते हैं, जस्ट मैंने वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखानी थी एक चीज मैं आपको दिखा दूं, आपको थोड़ा सा हौसला हो जाए कि हमने इस्तेमाल ये कहाँ करना है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मलिटी टेस्ट है, मैंने नॉर्मल अभी हमने नॉर्मल चेक करने के लिए दो बातें की हैं। एक हमने ये बात की थी कि हम स्क्यूनेस चेक कर लेते हैं कि भाई नॉर्मल है कि नहीं। स्क्यूनेस अगर 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो तो हम कहते हैं डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है। दूसरा हम ये करते हैं कि हम हिस्टोग्राम बना के चेक कर लेते हैं कि ग्राफ खिसका हुआ एक साइड पर कि नहीं खिसका हुआ। अगर मुझे ये चेक करना है कि हाँ भाई स्टैटिस्टिकल टेस्ट है कि वाकई में नॉर्मैलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे नॉर्मैलिटी टेस्ट होते हैं। शपीरो विल्क होता है, कोलमोग्राफ होता है, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट होता है और बहुत सारे टेस्ट होता है। यहाँ पर क्या किया है मैंने, लाइब्रेरीज इंपोर्ट के लिए जो हमें पता है, सीबो मैंने किया डेटा इंपोर्ट करने के लिए, नमपाई किया ये मैंने फंक्शन इंपोर्ट करना था, पांडास किया है डेटा रीड और मैनिपुलेशन करने के लिए, शायद पांडास को रीड भी ना हाँ ठीक है, रीड करने के लिए, ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करना मैंने डेटा को इसलिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा को लोड कर लिया, टिप्स के डेटा को पहले चेक कर लिया कि टिप जो है जो हमें मिल रही है कस्टमर्स के थ्रू वो स्क्यू थी, स्क्यूनेस थी उसके अंदर या नहीं थी। 1.4 जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ कि ये स्क्यूड है, ये नॉर्मल नहीं है। अब इसी को मैं शपीरो विल्क टेस्ट के थ्रू अगर कंफर्म करना चाहूँ तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इस चीज को भी देखो,
एच नोट है कि डेटा नॉर्मल है, H1 है कि डेटा नॉर्मल नहीं है। अब ये जो है ना यहाँ पर नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के लिए, ये बाय डिफॉल्ट उन्होंने नॉर्मल और नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें डिफाइन करके दिया हुआ है। यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से कुछ डिफाइन नहीं किया, ये बाय डेफिनेशन नॉर्मेलिटी के टेस्ट के अंदर डिफाइन है। यहाँ पर मैंने SciPy लाइब्रेरी इस्तेमाल की है। SciPy जो है ना वो असल में NumPy के ऊपर ही बिल्टअप हुई है, जिस तरह Seaborn मैटप्लॉट्लिब के ऊपर बिल्टअप हुई हुई है, उसी तरीके से SciPy NumPy के ऊपर बिल्ट हुई हुई है। और इसमें बहुत ज्यादा जो साइंटिफिक कंप्यूटेशनल मेथड होते हैं वो इसमें से हम इंपोर्ट करते हैं। तो SciPy से मैंने स्टैट में से शपीरो को इंपोर्ट कर लिया, शपीरो टेस्ट का नाम है। टिप का मैंने क्या किया है, स्टेटिस्टिक और पी वैल्यू टेस्ट लेनी थी, या मैंने वो प्रिंट करा ली है। और फिर मैंने इसको कहा कि अल्फा जो है वो 0.05 है। अगर वो पी वैल्यू अल्फा से बड़ी है, इस तरह भी हमने देखा था कि अगर वो अल्फा से बड़ी है तो फेल टू रिजेक्ट की तरफ चला जाए, अगर अल्फा से छोटी है तो रिजेक्ट की तरफ चला जाए। और ये मैंने लाइन सिर्फ आप लोगों को क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। इसको रन किया तो मेरे पास आया पी वैल्यू 0.000, that is less than 0.05, which means that we are going to reject the null hypothesis. This is rejected. डेटा नॉर्मल है, ये रिजेक्ट हो गया, यानी कि डेटा नॉर्मल नहीं है, इसको मानेंगे हम। ऊपर भी हमने यही निकाला था। समझ में आ रही है कुछ बातें जो भी हमने की हैं कि वो किस तरह अप्लाई होती है? यू कैन गिव अ साइन। तो हाँ जी, नल हाइपोथेसिस ये था ना कि डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके बाद अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हमारे पास आया है तो रिजेक्ट हो गया ना, ठीक है कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया तो हमने कह दिया ये लाइन जो मैंने लंबी चौड़ी लिखी हुई है इसको बाद में पढ़ लेना आप लोग। लेकिन इन शॉर्ट मतलब क्या है कि डेटा नॉर्मल नहीं है। ऊपर से भी हमने यही निकाला था, ये सिर्फ हमने ये जो चीज अभी निकाली थी ना, ये सिर्फ अपने तसल्ली के लिए निकाली थी कि हमें पता चले कि हाँ, हमने जो काम किया हमारा ये टेस्ट है शपीरो वाला, सही परफॉर्म किया कि नहीं किया। सेम गोज फॉर कोलमोगोरोव स्पिनऑफ टेस्ट, सेम काम करना है। SciPy से के टेस्ट को इंपोर्ट किया, सेम काम किया, अल्फा सेम रखा, पी वैल्यू निकाल ली, पी वैल्यू 0.0 आई है। हर दफा 0.00 नहीं आती, लेकिन क्योंकि हमने टिप पर ही काम किया है इसलिए वो 0 आ गया। इसका मतलब है कि रिजेक्ट हो गया और डेटा नॉर्मल है। ये मैंने अपलोड करनी है फाइल, तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करके इसी के अंदर, इसी के नीचे एंडरसन डार्लिंग वाला टेस्ट अप्लाई करके देखना है आपसे लगता है कि नहीं लगता। तो आज के लिए इतना ही है। ये बताना था कि टेस्ट जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस किस्म के टेस्ट होते हैं। लेकिन बस ये थोड़ा सा आपको झलक दिखानी थी कि जो हमने हाइपोथेसिस की बात की है वो इवेंचुअली हम यूज कहाँ करते हैं, वो इस तरह यूज करते हैं। और ये पार्ट ऑफ द EDA होता है। क्या फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकली दिमाग में डिफरेंस है हार्डवर्किंग होने के लिहाज से? सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या उनकी परफॉर्मेंस में? वो हम टेस्ट कर सकते हैं। ये तो नॉर्मलिटी है ना, इससे तो कुछ नहीं हमें टेस्ट होगा। क्या मेल वर्सेस फीमेल की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है? देयर इज अ टेस्ट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें उसका बाकायदे तौर पे मिलेगा आंसर। वो आंसर कभी कभी हमारी परसेप्शन के अगेंस्ट होता है, कभी हमारे परसेप्शन के बिल्कुल साथ देता है। तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह कल। आज के लिए इतना काफी है। अभी किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकता है, वरना रिवाइज करके कल किसी का कोई सवाल आता है जो मैंने आपको काम दिया है करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने करना है। और कल वो जो मैंने अभी आप लोगों को कहा था यार बताना है, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो आप लोग लिख के रखो, कल मैंने क्लास में पूछना है। और जो मैंने कहा था कि वो बनाकर वो किसी पेज पे बना के वो आप लोगों ने अपलोड करना है गिटहब पर। नल वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कोई एग्जांपल लो, और जो मैंने कहा था कि एक पी वैल्यू कम करके देखो कि आपका क्या आता है,
इंटरप्रिटेशन आप किस तरीके से करते हो, एक भी वैल्यू ज्यादा करके देखो कि आप किस किस्म की इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है। और ये इसको डाउनलोड करके इसको समझने की कोशिश करना, समझ में आ गई दैट्स गुड, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने वो चीज़ें समझ ली हैं। ये चीज़ें कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर इस एरिया में, इससे घबराने की बात नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा देन आई कैन एक्सप्लेन, बट इट्स बेटर टू ट्राई बाय योरसेल्फ टू सी कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इसमें क्या समझने का क्या होता है, एक तरीका, नॉर्म को खत्म करके देखो चलता है कि नहीं चलता, पी को उठा के देखो क्या होता है, इसको देखो ये सिर्फ इसके क्या आंसर आता है। यहाँ पर दो चीजें क्यों लिखी है मैंने, एक में से बहुत सारे सवाल निकाल दिए मैंने। तो आपने क्या करना है, एंडरसन डार्लिंग का टेस्ट जो है ना वो कंप्लीट करना है, इसी टिप के ऊपर ही कर लेना। आज का काम खत्म हुआ, किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो।